चलिए आज रीता कुमारी जी के कथा संसार में सुनते हैं उनकी का एक व्यंग, डॉगी कल्चर। इस व्यंग को सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप सबों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने कमेंट देना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी का व्यंग, डॉगी कल्चर। सिंगापुर के संतोषा के समुद्र तट पर शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे तो वहां छुट्टी का दिन होने के कारण अच्छी खासी भीड़ पहले से ही जमा थी। सिंगापुर में रहने वाले यूरोपियन और विदेशी लोग अपने अपने परिवार, जिसमें कुत्ते भी शामिल थे, सब एक साथ मिलजुल कर स्नान कर रहे थे। शर्मा जी वहीं बैठ पानी में स्नान करती बालाओं के साथ स्नान करते कुत्ते को देखने में ऐसे व्यस्त थे कि होश ही नहीं रहा कि उनकी नज़रों की हरकतें बगल में बैठी पत्नी के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाल रहा था कि वह कभी भी करारी चोट कर सकती थी। पत्नी के मूड का अंदाजा होते ही उनका तनाव रहित दृश्य अवलोकन तनावपूर्ण हो गया। वह पत्नी की तरफ देखकर सूखी हंसी हंसते हुए बोले, कैसे उनके गोले जैसे मुलायम बालों वाले डॉगी यहाँ स्नान कर रहे हैं। जितने ही प्यारे प्यारे डॉगी हैं उतने ही प्यार और अदा से उनकी मालकिन उन्हें मुलायम तौलिए से सुखा भी रही है। जानवरों के प्रति अद्भुत प्रेम का ऐसा अनूठा उदाहरण देख मन तृप्त हो गया। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि किस कदर ऊन का गोला बनने को बेहाल हो। ऐसा प्यार तो कहीं पटना में जानवरों के प्रति दिखा नहीं। घर आए चूहे बिल्लियों और कुत्तों के पीछे लठ लेकर ऐसे पड़े रहते हो जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों के पीछे हमारे देश के जवान लगे रहते हैं। अगर गलती से भी कोई जानवर तुम्हारे आसपास आ जाए तो उसकी खैर नहीं। फिर यहाँ आकर अचानक यह पशु प्रेम कहाँ से उमड़ा? कहीं फिरंगी बालाओं का रंग तो नहीं चढ़ गया? तुम महिलाओं की भी गजब फितरत होती है। किसी महिला पात्र के पक्ष में पति के मुंह से दो शब्द निकले नहीं कि उसका चरित्र ही संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देती हो। तुम समझती क्यों नहीं? मैं आधुनिक युग के डॉगी कल्चर की बातें कर रहा हूँ, जहाँ यह डॉगी सब भी घर के फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, जो अपने यहाँ के सर्वहारा कुत्तों की तरह होमलेस नहीं होते हैं। यहाँ के डॉगी सब हमारे यहाँ के देसी कुत्तों की तरह बदतमीज़ और बददिमाग भी नहीं होते हैं। ये किसी को नए फैशन के या अलग डिजाइन के कपड़ों में भी देख लिए तो भौंक भौंक कर उसका हाल बेहाल कर दे। जिनका जीवन ही बिल्लियों और गिलहरियों पे भौंकने और एक अदद टाट के टुकड़े पर गुजर जाती है, उनकी तुलना तुम इन विदेशी नस्ल के डॉगी से कर रही हो। इनका जीवन ही एसी में सोने और कार में घूमने से शुरू होता है। देख ही रही हो इन्हें कितने प्यारे प्यारे नामों से बुलाया जा रहा है। कुछ डॉगी ने तो कपड़े भी पहन रखे हैं और बच्चों की तरह कहीं इन सुंदरियों के गोद में चिपके हुए हैं तो कहीं कंधों पर लटके हुए हैं। इन चोचलों से क्या होता है? कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, चाहे किसी देश का हो। यहाँ की फिरंगी बालाएं खुद कपड़े पहनने से तो रही, कुत्ते को ही पहनाकर खुश हो लेती हैं। यही बहुत है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, इनकी फितरत ही नहीं होती है अपने बच्चों को गोद में बैठाने की, पर पशु प्रेम के नाम पर कुत्ते को जरूर गोद में बैठाएंगी। तुम्हें समझाना बेकार है। तुम्हें इन डॉगियों की जानकारी ही नहीं है, वरना इतने प्यारे प्यारे नामों वाले इन डॉगियों को कम से कम कुत्ता कहकर अपमानित नहीं करती। अब उनकी पत्नी का संयम जवाब देने लगा था। अब लो सुन लो इनकी बात। कुत्ता को कुत्ता न कहूँ तो और क्या कहूँ जी। जहाँ तक मेरी जानकारियों का सवाल है, उसे तो तुम चुनौती दो ही मत, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं जितना कुत्ता यहाँ बालाओं की गोद में नज़र आ रहे हैं, उससे दोगुने कुत्ते तो मेरे नाना आदित्य बाबू के घर के दरवाजे पर बैठे नज़र आते थे। भला वो क्यों? क्या तुम्हारे नाना जी कुत्तों का व्यापार करते थे? चुप करो, यह उनका पशु प्रेम था। वो आसपास रहने वाले उन सर्वहारा कुत्तों को बचाने के लिए बहुत काम करते थे, यहाँ तक कि उसके खाने पीने का भी इंतजाम करते थे ताकि उन्हें घूरे पर अपना खाना नहीं खोजना पड़े। उनके घर के 50-50 कोस तक लोग उनके कुत्ता प्रेम की चर्चा करते थे।
अब तो लोग अपने बच्चों को यह भी कहते होंगे, सो जा नहीं तो आदित्य बाबू के कुत्ते भौंकने लगेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते थे। वह शुरू से ही बेजुबान की देखभाल करते थे, इसलिए लोग उनका सम्मान करते थे। तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी अपनी ही जानकारियाँ आधी अधूरी है और तुम्हारी जानकारियाँ सिर्फ उस लावारिस और सर्वहारा देसी कुत्तों तक ही सीमित है। खबरदार, जो मेरे नाना जी के कुत्ते को तुमने लावारिस और सर्वहारा कहा। तुम्हें पता भी है, मेरे नाना जी जिस किसी भी कुत्ते को घर में पालते थे, वे सभी काफ़ी बढ़िया नस्ल के कुत्ते होते थे, पूरी तरह उच्च वर्गीय। उनकी धीमी गुर्राहट और सधी चाल में उच्च वर्गीय रूप देख लोगों के पसीने छूट जाते थे। उनकी एक खासियत और होती थी कि जैसा उनके पालनहार का स्वभाव होता था, वही स्वभाव वे भी कुत्तों अपना लेते थे। वहाँ एक दो कुत्ते नहीं थे, घर के ज़्यादातर सदस्यों ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से अपने लिए कुत्ते पाल रखे थे। फिर भी तुम्हें मेरी जानकारियाँ पर संदेह है तो तुम्हें बता दूं कि नाना जी ने खास अपने लिए एक कुत्ता पाल रखा था, शेरू। उसे उन्होंने नेपाल से मंगवाया था। उसकी शक्ल सूरत तो नाम के अनुकूल ही था, पर स्वभाव पूरी तरह नाना जी पर था। नाना जी की तरह ही धीर गंभीर, शांत और कम बोलने वाला। जब घर के बाहर अहाते में घर के सारे कुत्ते दुश्मन की आशंका पा अपनी पूरी ताकत लगा भौंकते रहते, शेरू बरामदे में खड़ा खड़ा सबका निरीक्षण करते रहता। फिर 2-4 बार भौंक कर उन्हें भौंकने की प्रेरणा दे वापस आकर नाना जी की आराम कुर्सी के नीचे बैठ जाता। उसका यह रवैया छोटे नाना जी के कुत्ता बहादुर को पूरी तरह नापसंद होता। मौका मिलते ही वह शेरू पर झपट पड़ता। छोटे नाना जी के दूर से भाई लगते थे और उनके बिजनेस में हाथ बटाते थे। जितने वह खुद ईर्ष्यालु और झगड़ालू थे, उनका बहादुर भी उनसे जरा भी 19 नहीं था। घर के सभी कुत्तों पर अपना रोब बनाए रखने के लिए बात बेबात दूसरे कुत्तों पर गुर्राता रहता। अजनबियों पर भौंकता तो बहुत तेजी से था, पर जैसे ही कुछ मार कुटाई की आशंका होती, सभी कुत्तों को आगे कर खुद पीछे जाकर दुबक जाता। पर वैसे दिन भर घर के दूसरे कुत्तों से लड़ते झगड़ते रहता। खासकर मौसी के कुत्ता पप्पी से खार खाए रहता। मौसी का कुत्ता पप्पी मौसी का लाडला तो था ही, उनकी ही तरह पूरे ठाट बाट से रहता था। मौसी उसके लिए तरह तरह के बिस्किट लाती और घर पर भी उसके लिए उसकी पसंद का मांसाहारी भोजन बनवाती, जो सिर्फ उसे ही खाने को मिलता। उसके शैम्पू साबुन सब दूसरे कुत्तों से अलग होते। उसकी प्यारी सी सूरत देख सभी उसे प्यार से सहलाते रहते, जिससे घर के दूसरे कुत्ते उससे खार खाए रहते। जब भी वह अकेला मिलता उसे काट खाते। खासकर बहादुर हमेशा उसके पीछे लगा रहता। शायद उसे लगता कि एक ही वर्ग का होकर यह हमें ठसक दिखाता है। हम लोगों से ज़्यादा सुविधा मिल जाने से यह पाखंडी तरह तरह के ढोंग करके घर के सभी लोगों का प्यार पाता है। इसलिए बहादुर हर समय तना रहता और मौका मिलते ही काट खाता। इतना ही नहीं, पड़ोस का पप्पू भी मौका मिलते ही पप्पी को मारता पीटता, क्योंकि उसके नाम से मिलता जुलता नाम होने के कारण सब उसे चिढ़ाते रहते। नानी ने भी एक कुत्ता पाल रखा था, जिसका नाम उन्होंने सुल्ताना रखा था, लेकिन सुल्तानों वाली कोई बात उसमें नहीं थी। वह नानी की तरह ही सरल था और हमेशा काम में व्यस्त रहता। कभी वह मासी के बेटा के साथ गेंद खेलता, तो कभी मामा के बेटी के साथ खेलता। कभी बहादुर का गुस्सा शांत करने के लिए अपनी रोटी भी उसे दे देता। पूरी तरह नानी की तरह सबका ख्याल रखता। पत्नी से उलझकर शर्मा जी ने खुद अपनी शामत बुला ली थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी को कैसे चुप करवाए। वह हाथ जोड़ते हुए बोले, बस बस, अब बस भी करो। मैं मान गया, तुम महान हो और महान ही बनी रहो। मुझे अपनी लघुता स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए अब अपनी नानी घर की कहानी बंद करो और आज से और अभी से मैं प्रण करता हूँ कि कभी भूल कर भी तुम्हें चुनौती नहीं दूंगा। तब कहीं जाकर कुत्तों की कहानी बंद हुई और वह संतोषा के दूसरे समुद्र तटों का अवलोकन कर पाए। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी का व्यंग डॉगी कल्चर। धन्यवाद।